बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है साल्मोनेला का सर्वाइवल, उसके आउटब्रेक्स और उसके रिजर्वायर के सोर्सेज कहाँ पे जो साल्मोनेला है पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था साल्मोनेला का इंट्रोडक्शन था, उसकी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के बाद उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले था ग्रोथ के बाद आता है सर्वाइवल के कैसे इन्वायरमेंट के अंदर ये है जो साल्मोनेला टाइफी है या साल्मोनेला सीपीसी है सर्वाइव कर सकती है। सर्वाइवल में क्या है, जो पोटेंशियल ग्रोथ है फूड साल्मोनेला की, वो सेफ्टी के अंदर प्राइमरी इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है ना। और इन पैथोजेंस का जो फैलाव है वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर है, मतलब कि एक वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ये जो साल्मोनेला सीपीसी है सर्वाइव कर सकती है। हमने ये डिस्कस किया था 2 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्टोरेज टेम्परेचर को अगर हम फ्रीज स्टोरेज करते हैं तब भी ये क्या करती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। और लंबे अरसे तक इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर मेजर्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे। जो हमने ऐसी फूड्स जिनको साल्मोनेला से फ्री करना होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, रेंज ऑफ पीएच के अंदर, रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो कंडीशंस हैं जहाँ पे सर्वाइवल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम देखते हैं कि किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉसिबली किल कर सकते हैं। तो ये इनका जो डेथ रेशियो है वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स के अंदर है, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट है। अब क्या है, सर्वाइवल ऑफ साल्मोनेला फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम इन फूड स्टोर्ड एट फ्रीजर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज वेल डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पे देखें कितना ज्यादा अरसे तक ये क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग मेंस्ट्रुम, फ्रीजिंग मीडियम की जो कंपोजिशन है उसकी इतनी क्या है अहमियत है, जो काइनेटिक है फ्रीजिंग प्रोसेस की उसकी अहमियत है, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ फूड बार साल्मोनेला, ठीक है ना। और जो सीरोवार स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, डिटरमाइन कर रही होती हैं साल्मोनेला की फेट को, उसकी किस्मत को फ्रीजिंग स्टोरेज के अंदर के क्या आया ये सर्वाइव करेगा या नहीं सर्वाइव करेगा। कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे, सबसे पहले है फ्रीजिंग मेंस्ट्रुम, कंपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग मेंस्ट्रुम, उसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है ना, कि इसमें यहाँ पे टेम्परेचर है, पीएच वगैरह यहाँ पे कितनी है जो फूड हम स्टोर करने जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ फूड साल्मोनेला कौन सी है, स्पोर्स हैं, ठीक है ना, या वेजिटेटिव सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद है स्पेसिफिक सीरोवार जो है, सीरोवार स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, साल्मोनेला की फैट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही होती हैं, डिटरमाइन कर रही होती हैं। उसके बाद जो वाइबिलिटी है साल्मोनेला की ड्राई फूड्स के अंदर, जिसको ग्रेटर देन 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है, वो क्या है, डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है ना। वायबिलिटी क्या है साल्मोनेला की, ड्राई फूड्स के अंदर डिक्रीज होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर के साथ या फिर इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट के साथ, ठीक है ना। तो सेल क्या होते हैं, वायबल हो जाते हैं, जो वायबिलिटी है उसकी कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो हीट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, बैक्टीरियल क्वालिटी और सेफ्टी को जो एंड प्रोडक्ट की होती है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट की बैक्टीरियल सेफ्टी और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हीट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ये एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज होता है। बैक्टीरिया, यीस्ट है, फंजाई है, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, यीस्ट और मोल्ड को, ठीक है ना, फंजाई में यीस्ट और मोल्ड को कंट्रोल करने के लिए हीट इस्तेमाल की जाती है। तो बैक्टीरिया की जो ऑकरेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए क्या है, टेम्परेचर ही यूज किया जाता है। हीट रेजिस्टेंस साल्मोनेला सीपीसी की है, इंक्रीज होती है जैसे वाटर एक्टिविटी क्या होती है, हीटिंग मीडिया की डिक्रीज होगी, ठीक है ना। डिक्रीज इन वाटर एक्टिविटी क्या करती है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है, हीट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है।
अब यहाँ पे सीरो वाटर टाइफिमोरियम की जो हीटिंग है जिसमें वाटर एक्टिविटी 0.90 है, सक्रोज और ग्लिसरॉल के साथ ये क्या करती है, डिफरेंट लेवल ऑफ हीट रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड देखें, डी वैल्यू जो है 57.2 है 40 to 55 मिनट। ये किसके अंदर जहाँ पे वाटर एक्टिविटी क्या होगी 0.9 होगी और सक्रोज यूज किया गया होगा। उसके बाद जो ग्लिसरॉल है वहाँ पे 1.8 to 8.3 मिनट है। डी वैल्यू क्या है 50। अगर हम क्या करें 40 to 55 मिनट तक हीट करें सीरो वाटर टाइफिमोरियम को, जिसमें वाटर एक्टिविटी ऐसे मीडियम के अंदर जहाँ पे वाटर एक्टिविटी क्या हो 0.9 हो, तो जो डेप्थ वैल्यू है वो 55.72 होगी। अगर हम ठीक है ना ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज करते हैं तो हम अगर हीट करते हैं 1.8 to 8.3 मिनट तो क्या होगी, डेप्थ वैल्यू जो है 0.9 वाटर एक्टिविटी पे भी 57.2 होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो डेप्थ वैल्यू है ये क्या करती है, अमाउंट ऑफ टाइम को बताती है, जहाँ पे हमने क्या करना होता है 90% जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने के लिए जितना क्या है 90% माइक्रोब्स को किल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, डी वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स 1 log रिड्यूस होते हैं हीटिंग जब हम करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद जो सीरो वाटर टाइफिमोरियम का ब्रीफ एक्सपोजर है, माइल्ड एसिडिक कंडीशंस के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे पीएच 5.5 to 6 होती है, ठीक है ना। अडॉप्टेड जहाँ पे क्या है फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ द अडॉप्टेड सेल टू अ पीएच, ठीक है ना। अगर एक ऐसा सेल जिसने अडॉप्ट किया हुआ अपने आप को 4.5 या लेस देन 4.5 पे एसिडिक शॉक को, तो वहां पे उसमें क्या आ जाती है, एक एसिड टॉलरेंस आ जाती है, ठीक है ना। एसिड टॉलरेंस रिस्पांस जनरेट होता है जिसकी वजह से माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल बढ़ जाता है, जहां पे पीएच क्या 3 to 4 हो सकती है। ये रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ 43 एसिड शॉक, ठीक है ना। ये क्या करेंगे 43 एसिड शॉक को इंड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा आउटर मेम्ब्रेन और साथ में क्या है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बना रहे होंगे और जो ग्रोथ रेट होगा वो कम हो जाएगा। पीएच होमियोस्टेसिस क्या होगी, जो बैक्टीरिया की है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि क्या है बैक्टीरियल मेंटेनेंस इंटरनल पीएच क्या है 7 to 7.1 और 5 to 5.5 होती है सिक्वेंशियल एक्सपोजर ऑफ सेल से। उसके बाद एक्सटर्नल पीएच जो है 5 and 3.3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, हमारे पास जो है ब्रीफ एक्सपोजर जो है सीरो वाटर टाइफिमोरियम का माइल्ड एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो कि 5.5 to 6 है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री शॉक बोलते हैं। हमने ज्यादा जो एसिडिक कंडीशन है उससे वो देने से पहले क्या करते हैं, प्री शॉक एसिडिक कंडीशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। प्री शॉक के बाद क्या कर दी, पीएच 4.5 या इससे कम कर दी गई, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, एसिड टॉलरेंस रिस्पांस जनरेट हुआ, जिससे क्या है सर्वाइवल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ गया। वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्या था 3 से 4 पीएच, ठीक है ना। यहाँ तक उसका बढ़ गया सर्वाइवल रेट। उसके बाद है जो रिस्पांस है ये इंड्यूस्ड 43 एसिड शॉक इंड्यूस कर देता है, जिससे क्या होगी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, बन जाएंगी और यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, पीएच होमियोस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। तो इससे होता क्या है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेगी, यहाँ पे जो एक क्या है म्यूकोजल लेयर सी बन जाती है, स्लाइमी लेयर सी बन जाती है। ये एंटीबायोटिक्स को अटैच नहीं होने देती वहां पे, ठीक है ना। और एंटीबायोटिक की वर्किंग को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, जिससे क्या आ जाता है रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है एसिड स्ट्रेस इनहांस्ड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ जाती है एडवांस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट, ठीक है ना।
जैसे जैसे जितना जितना एडवांस इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट होती चली जाएंगी तो एसिड रेजिस्टेंस क्या है उतना बढ़ती चली जाएगी। जो ग्रोथ है सिरोटाइफिमोरियम की 5.8 pH के ऊपर ये क्या करती है, थर्मल रेजिस्टेंस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देती है। और जो टॉलरेंस है ऑस्मोटिक स्ट्रेस से यहाँ पे मतलब साल्ट कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज कर देती है। बेरें साल्ट कंसंट्रेशन जो ठीक है ना, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेगी और ग्रेटर जिससे क्या होगा, ग्रेटर सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी जनरेट होगी, पैदा होगी, ठीक है ना। अब हाइड्रोफोबिक नेचर क्या करती है, ये हाइड्रोफोबिसिटी होती क्या है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर रिपेलेंट एक मैकेनिज्म जनरेट हो जाएगा, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी एंटी बैक्टीरियल लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है ना। और सरफेस एक्टिव एजेंट जो हैं जैसे क्रिस्टल वायलेट है और पॉलीमॉक्सिन बी है, जो ग्राम स्टैंडिंग के अंदर हम क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट से हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। हम प्रॉपरली इसको जो कलर करते हैं, ग्राम स्टैंड करते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो क्या कर रही होती है, उसको एक प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड कर रही होती है। वो प्रॉपर कवरिंग उसको क्या कर रही होगी, अगेंस्ट इन्वायरमेंटल जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं इसके अंदर। अब हम रिजर्वायर की बात करें तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं साल्मोनेला जो टाइफी है, तो इनकी वाइड स्प्रेड ऑकरेंस है साल्मोनेला सीपीसी के अंदर। नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें तो जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैं, मीट ठीक है ना, एनिमल को रेयर करने के लिए यूज होती हैं, तो अगर वहां पे मीट है ठीक है ना, जो एनिमल है उसको ऐसी जगह पे फीड करवाया गया है, ठीक है ना, जिसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, ऐसी डाइट है जो प्रॉपर क्लीन नहीं है, प्रॉपर जो उसकी हैंडलिंग है, केयर है, वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे साल्मोनेला के चंद जो सेल्स हैं वो अगर मौजूद हैं तो वो क्या करेगा, एनिमल के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा। वहां ग्रोथ के नतीजे में क्या है, एनिमल मीट के अंदर आ जाएगा, और मीट से क्या है, जब उस एनिमल को स्लॉटर किया जाएगा, स्लॉटरिंग के नतीजे में मीट जो ईटन फार्म के अंदर आएगा तो उसके अंदर भी साल्मोनेला के क्या होते हैं, सेल्स आएंगे, वो अल्टीमेटली डैमेज कर रहे होंगे। यहाँ पे फिश है और शेल फिश है, इंडस्ट्रीज के अंदर रिसाइकलिंग ऑफ ऑफल्स और जो है इनएडिबल रॉ मटेरियल है एनिमल फीड के लिए, यहाँ पे जो साल्मोनेला के ऑकरेंसेस के चांसेस होते हैं ज्यादा होते हैं। और जो ह्यूमन बैक्टीरियल पैथोजन है ग्लोबल फूड चेन के अंदर, वो इन्हीं जगहों से क्या होता है, कहाँ से, प्रोसेसिंग से और फीड से और भी बहुत सारी जो हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस होती हैं वहां से आ रहे होते हैं। मेनी सेक्टर्स जो है मीट इंडस्ट्री के, पोल्ट्री मीट है, एग्स हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब साल्मोनेला सीपीसी के रिजर्वायर रहे हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज में जो है ओवरशैडो है जो साल्मोनेला सीपीसी की है, ठीक है ना। और जो अदर मीट प्रोडक्ट्स हैं वहां पे भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे पोर्क की बात है, बीफ है, मटन है, और जो दूसरा व्हीकल्स हैं इन्फेक्शन की, वहां से साल्मोनेला की कंटेमिनेशन हो रही होती है। और ये कंटेमिनेशन अल्टीमेटली क्या है, प्रोसेसर के थ्रू दोबारा अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं की गई तो क्या आएगी, कंज्यूमर तक आएगी, और कंज्यूमर को अल्टीमेटली क्या कर रही होगी, इन्फेक्ट कर रही होगी। इस प्रॉब्लम को जो साल्मोनेला सीपीसी की वजह से आता है मीट के अंदर, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। यूएसडीए ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस बनाई, और उसका जो रूल पैथोजन रिडक्शन के लिए उन्होंने तैयार किए, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, साल्मोनेला के कंट्रोल मेजर्स किए गए ताकि एग्रीकल्चर लेवल पे, फार्म लेवल पे भी क्या किया जाए, जो साल्मोनेला के अक्रेंसेस के चांसेस हैं उनको कम किया जाए। अब उसके बाद 1996 के अंदर उन्होंने हैसअप सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। ये हैसअप सिस्टम क्या करता है, इस हैसअप सिस्टम क्या है, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट।
ये इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं और वहां पे हर कंट्रोल पॉइंट पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है आया कि यहाँ पे कंटेमिनेशन आगे की जाने मूव हो रही है या नहीं हो रही। तो हर पॉइंट पे क्या किया जाता है, कंटेमिनेशन को कंट्रोल, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से पहले क्या होते हैं, सीसीपी हमारे पास होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से क्या होते हैं, कंट्रोल पॉइंट होते हैं। तो ये कंट्रोल पॉइंट क्या करते हैं, टेस्टिंग में आता है कि आया कि यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच हो रही होगी उससे पहले क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होते हैं और वहां पे भी क्या होता है, चेक किया जा रहा होता है कि आया कंटेमिनेशन आगे मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब रिजर्वायर के अंदर हमने देखा है जो सेम टाइम के अंदर फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सिस्टम ने साल्मोनेला सीपीसी की टेस्टिंग ठीक है ना कंडक्ट कराई ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके कि हैसप जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। अब ये टेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टेप पे जो हो रही होगी तो वो साल्मोनेला आउटब्रेक जो है या साल्मोनेला कंटेमिनेशन उसको बता रही होंगी और उनको प्रॉपर कंट्रोल किया जाएगा। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो फाइनल रूल है उससे पहले बेस लाइन स्टडी की गई, ठीक है ना। बुनियादी तौर पे स्टडी की गई और देखा गया कि जो कंटेमिनेशन है वो मोस्टली ब्रॉयलर के थ्रू हो रही थी, ठीक है ना। कितना हो रही थी, 24% हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हैसप इम्प्लीमेंट करने के बाद 1999 के अंदर 1999 के अंदर जो साल्मोनेला सीपीसी के कंटेमिनेशन के चांसेस थे, ब्रॉयलर जो प्रोसेस चिकन थी वो रिड्यूस हो गए थे 11%, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया ईच एंड एवरी स्टेप पे क्या होंगे, टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि कंटेमिनेशन मूव हो रही है या नहीं हो रही। जब हम हर लेवल पे क्या करेंगे, प्रॉपर कंट्रोल पॉइंट रखेंगे, कंट्रोल पॉइंट वो क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे आगे जो है साल्मोनेला सीपीसी या बैक्टीरियल सीपीसी आगे मूव करने से तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और ये रिडक्शन ना कि सिर्फ चिकन के अंदर थी बल्कि दूसरे मीट एनिमल के अंदर भी जो मीट था उनके अंदर भी ये रिडक्शन आ रही थी। उसके बाद जो एग रिलेटेड पैंडेमिक थी, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी। यहाँ पे एग के अंदर जब ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर शेल डेवलपमेंट से पहले अगर जो हेन है वो क्या है, कंटेमिनेटेड है या उसको साल्मोनेला जो सीपीसी है उसके अंदर मौजूद है, तो ओवरी से क्या होंगे, एग के इंटरनल जहां पे क्या है उसका यॉक होती है और दूसरी एग वाइट होती है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, साल्मोनेला सीपीसी आ जाएगी। अब इसको तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आजकल एग की पास्चराइजेशन भी कहीं हद तक की जाती है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरियल चांसेस हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है ना। सेल डिपोजिशन से पहले ये बहुत बड़ा मसला रहा है कि बैक्टीरिया क्या करते थे, इनर टू द शेल ग्रो करना शुरू कर देते थे ट्रांस ओरियन ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है ना, ओवरी के अंदर ही ट्रांसमिट हो जाते थे। उसके बाद हमारे पास है फ्रूट और वेजिटेबल जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा नोटोरिटी गेन की साल्मोनेला ने, और ह्यूमन जो साल्मोनेलोसिस है उसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार रहा इस फ्रूट एंड वेजिटेबल का, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो अगर अच्छी नहीं होंगी तो कंटेमिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये सिचुएशन डेवलप हुई इंक्रीज ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड डिहाइड्रेटेड फ्रूट और वेजिटेबल की वजह से, ठीक है ना। अब ऐसे कंट्रीज के अंदर जिनका एनवायरनमेंट ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल है, वहां पे जो बैक्टीरियल काउंट्स हैं वो जल्द ही मल्टीप्लाई होते हैं और वहां पे जो नोटोरिटी होती है इनकी ज्यादा होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, जो पैथोजेनेसिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब हमारे पास जो समर होता है, ठीक है ना, समर हार्ड होने की वजह से किसी हद तक क्या होता है, यहाँ पे यीस्ट और मोल्ड के चांसेस कम हो जाते हैं। वो भी हमारे पास टेम्परेचर जब 42 ठीक है ना 35 से बियॉन्ड जाता है। उसके बाद यही जो हाई जीनिक कंडीशंस हैं,
प्रोडक्शन के अंदर, हार्वेस्टिंग के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट्स की, इन कंट्रीज के अंदर कभी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर रही होती है, ताकि इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंटेमिनेशन को रोका जा सके, ठीक है ना। अब ये जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे ज्यादातर, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्रॉप्स की जो हो रही होती है, वो अनट्रीटेड स्लज है या सीवेज इफ्लुएंट्स हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं, कंटेमिनेट कर रहे होते हैं, और इससे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है साल्मोनेला के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है इरिगेशन, जो गार्डन प्लॉट्स है, फील्ड, ठीक है ना, उसकी जो वॉशिंग फ्रूट या वेजिटेबल की जाती है वो भी कंटेमिनेटेड वाटर के साथ की जाती है, ठीक है ना। इरिगेशन भी कंटेमिनेटेड वाटर से हो रही है और जो वॉशिंग हो रही है वो भी कंटेमिनेटेड वाटर से हो रही होगी। जब नहरों के अंदर धोया जाएगा सब्जियों को, तो फिर उनकी आप जो बैक्टीरियल काउंट है या माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ईटेबल नहीं होते, ठीक है ना। अगर आप उनको घर आके 5 दफा भी धोएंगे तो जाके कहीं उसका बैक्टीरियल जो लोड है वो कम होगा, ठीक है ना। और जो लोकल हैंडलर वर्कर होते हैं, हमारे वर्कर का हाल तो माशाल्लाह हमें पता ही है कि किस तरीके से होता है, प्रॉपर केयर नहीं होती। प्रॉपर केयर ना होने की वजह से क्या होगा, जो कंटेमिनेशन है वो ज्यादा हो जाती है और प्रोडक्ट क्वालिटी डैमेज होती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन जो है स्पीशीज की, ठीक है ना, स्पाइसेस की है, कॉन्डिमेंट्स की है, ड्राइंग और अनप्रोटेक्टेड फैसिलिटीज, ठीक है ना। और इसके अलावा जो वीक प्रोडक्शन लिंक्स हैं ये फूड सेफ्टी इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। स्पाइसेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और ज्यादातर क्या होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पे इनकी भी जब ड्राइंग हो रही होती है, ड्राइंग ओपन इन्वायरमेंट के अंदर अगर की है तो यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आजकल जो स्पाइसेस का मेजर वो है, वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कंडीशंस के अंदर इनको ड्राई किया जाता है ताकि इनका जो एरोमा है, टेस्ट है, उसको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है फूड बॉर्न आउटब्रेक्स। यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में जो था बहुत कम था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अगर हम साल्मोनेला की बात करें 1995 टू 2000 सिर्फ 15 केसेस थे, रिपोर्टेड इंसिडेंट्स थे, कितने थे, 15 थे। उसके बाद कनाडा में 42 हैं, डेनमार्क के अंदर 1998 के अंदर जो था 27 केसेस हैं, इंसिडेंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा स्पेन के अंदर 1998 के अंदर 554 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए साल्मोनेला टाइफी की वजह से, जो आउटबॉर्न, ठीक है ना, आउटब्रेक्स थी। तो यहाँ पे जो है कंसर्न उभरा, ठीक है ना, एक इशू आया, तो उस इशू को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई ताकि क्या किया जा सके, बचा जा सके इस जो बीमारी है, जो फूड बॉर्न आउटब्रेक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, या टाइफाइड फीवर है, एंटेरिक फीवर है जो डेथ की तरफ लेके जाता है, तो वो भी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अगर आप देखें एनुअल नंबर ऑफ रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, तो जो ऑस्ट्रिया है 1985 के अंदर 125 केसेस थे, ठीक है ना। इस तरीके से ये डिफरेंट कंट्रीज का दिया हुआ है। तो 1985 में 124 थे। अब देखें 2000 के अंदर कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इसी तरीके से क्या है, रिडक्शन आती जा रही है। जैसे जैसे कंट्रोल मेजर अडॉप्ट किए जा रहे हैं तो रिडक्शन आ रही है साल्मोनेला की कंटेमिनेशन में भी। जो नेशनल एपिडेमियोलॉजिकल रजिस्ट्रीज हैं वो बताती हैं कि जो साल्मोनेला स्पीशी है लीडिंग कॉज है फूड बॉर्न बैक्टीरियल इलनेस जो इंसानों के अंदर होती है उनमें, ठीक है ना। जो सेवरल कंट्रीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि डिक्रीज हो रहा है एनुअल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स के अंदर जो फूड बॉर्न साल्मोनेलाइसिस है उसकी वजह से, ठीक है ना। साल्मोनेला की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एनुअली कम होते जा रहे हैं। और अभी हमने यही देखा था जो 1985 के अंदर 124 केसेस थे, 2000 के अंदर वो 0 थे, कोई केस नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, कंट्रोल होते जा रहे हैं और केसेस जो साल्मोनेला की वजह से
होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है यहाँ पे, ठीक है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं साल्मोनेला कंटेमिनेशन के साथ, ठीक है ना, क्योंकि मिल्क जो है वो एक अच्छा ग्रोथ मीडियम है, ठीक है ना। अब कनाडा के अंदर अगर 1984 की बात करें तो यहाँ पे लार्ज आउटब्रेक्स ऑलमोस्ट 2700 कंफर्म्ड केसेस आए सीरोवायर टाइफिमोरियम की वजह से, ठीक है ना। क्या कौन सी चीज कंजम्पशन, चेडर चीज, ठीक है ना, मिल्क से बनती है। अब कौन सा मिल्क था यहाँ पे, हीट ट्रीटेड और पास्चराइज मिल्क यूज किया गया, ये बहुत बड़ा कंसर्न था। अब के एक ही साल के अंदर इतना केस आ जाए एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से। उसके बाद 1994 के अंदर जो मेजर आउटब्रेक, फूड बॉर्न आउटब्रेक थी साल्मोनेला की वजह से यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो आइसक्रीम कंजम्पशन की वजह से थी। यहाँ पे जो सीरोवार एंट्राइटिस थी उसकी वजह से क्या हुआ, 1994 के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी क्या हुआ, फूड बॉर्न आउटब्रेक आई, मेजर फूड बॉर्न आउटब्रेक, ठीक है ना, आइसक्रीम कंजम्पशन की वजह से। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, जो पास्चराइज आइसक्रीम है, या उसके बाद अनसैनिटाइज्ड, ठीक है ना, कहाँ पे अनसैनिटाइज्ड ड्रग्स के अंदर जिस, हाँ उसने बताया हुआ 1994 का जो केस है, ठीक है ना, जो फूड बॉर्न आउटब्रेक आया साल्मोनेला की वजह से यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो हुआ क्या था, आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट की गई ऐसे ट्रक के अंदर जिसमें पहले एग को ट्रांसपोर्ट किया गया था, ठीक है ना। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंटेमिनेशन हुई और इस कंटेमिनेशन ने क्या कर दिया, बहुत मुतासिर किया। लास्ट डिकेड के अंदर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन साल्मोनेलिसिस साल्मोनेलोसिस के साथ एसोसिएट रही। उसके बाद जो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को कंट्रीब्यूट किया, उसमें पेरिशेबल नेचर है फ्रूट और वेजिटेबल की, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्री टेस्टिंग जो है बैक्टीरियल पैथोजेंस की जाती है मार्केटिंग से पहले, ठीक है ना। तो कंट्रोल मेजर के तौर पर प्री टेस्टिंग की जाती है आया कि इसके अंदर जो कंटेमिनेशन है या नहीं है। इसके अलावा जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है कन्वीनियंस फूड्स की, ये बहुत बड़ा इशू रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्री कट फूड्स हैं, प्री पैकेज प्रोड्यूस हैं, न्यू पब्लिक हेल्थ कंसर्न इनकी वजह से उभरे और इन्होंने डैमेज किया, ठीक है ना, ह्यूमन हेल्थ को। अब प्लांट टिश्यूज जो डैमेज होते थे उन्होंने न्यूट्रिएंट को रिलीज किया और फेवरेबल मैट्रिक्स बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन के लिए प्रोड्यूस कर दिया। अब जब प्री कट की आप जानिब जाएंगे वहां पे कहीं पे थोड़ा सा भी क्या है कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, तो क्या होंगे, वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा फ्लरिश करेंगे और ज्यादा फ्लरिश करेंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, जो डिजीज काजिंग मैकेनिज्म है उसके भी चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की बात करें जो मीट एनिमल रेयरिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो उसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया साल्मोनेला के स्प्रेड के अंदर, कंटेमिनेशन के अंदर। ऐसी फूड जो कंटेमिनेटेड थी साल्मोनेला स्पीशीज से, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्प्रेड और क्रॉस कंटेमिनेशन का सोर्स बनी, ठीक है ना। ये जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैं, एनिमल फीड लॉट्स हैं, होल्डिंग पेन्स हैं, स्मॉल जो एनिमल स्लॉटर हैं और प्रोसेसिंग केसेस हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं साल्मोनेला रॉ मीट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो रॉ मीट प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग होगी, अगर वहाँ पे प्रॉपर उसकी स्टोरेज कंडीशंस नहीं है, प्रॉपर उसकी वो नहीं है, हैंडलिंग कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पे साल्मोनेला क्या सर्वाइव कर जाएगा और वो फूड बॉर्न आउटब्रेक की वजह हो सकती है। 1984 लीवर पैटी, ठीक है ना, पैटीज ये फ्रांस के अंदर मैन्युफैक्चर हुई, इनक्रिमिनेटेड एज काज ऑफ नो फीवर देन, ठीक है ना। 506 से 250 केसेस जो हैं वो इन्फेक्शन के यहाँ पे क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए, यहाँ पे पता चला और यहाँ पे क्या हुए, आइडेंटिफाई हुए। इस आइडेंटिफिकेशन में जो सीरोवार गोल्ड कॉस्ट थी
वो रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है ना, जो लिवर पैथी के अंदर कंटेमिनेशन का सोर्स थी, जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन का सबब बन रही थी। अब देखें फ्रांस और इंग्लैंड और वेल्स के अंदर ये चांसेस क्या हुए, गोल्ड कॉस्ट, सिरोवार गोल्ड कॉस्ट की वजह से रिपोर्ट हुए 1984 के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।